गुड मॉर्निंग। एसपीएससी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर श्वसन। कल मैंने श्वसन किसे कहते हैं, गैसों के आधार पर श्वसन को दो भागों में बांटा था, अक्षीय श्वसन, अनाक्षीय श्वसन। अक्षीय श्वसन अनाक्षीय श्वसन में अंतर क्या होता है, श्वसन के कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं, अलग अलग जीवों में मैं अलग अलग श्वसनांगों के बारे में जो है बताया था। उसके बाद से मानव में श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र के लिए मैंने जो है चित्र बना करके इसके विभिन्न भागों का नाम बताया था, उसका कार्य बताया था। पहला नासिका, दूसरा ग्रसनी, तीसरा श्वासनाल श्वसनिका, उसके बाद फेफड़ा, डायाफ्राम। उसके प्रत्येक भागों के बारे में संरचनात्मक और क्रियात्मक तरह के भागों के वर्णन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि में श्वसन में वायु को कैसे ग्रहण करते हैं और कैसे इससे बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहले को कहते हैं एक्सपायरेशन और दूसरे को कहते हैं इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का मतलब अर्थात निःश्वसन और निःश्वसन हिंदी होती है इसकी। एक्सपायरेशन के अंतर्गत इस समय डायाफ्राम ऊपर से नीचे से ऊपर उठकर आगे बढ़ता है, जिससे पसलियां तिरछी हो जाती है और वो फेफड़ों पर दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने के कारण फेफड़ों का आयतन घट जाता है और फेफड़ों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे फेफड़े से वायु श्वसनिका, श्वासनाल, ग्रसनी, मुख गोहिका से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को हम एक्सपायरेशन कहते हैं, बाहर निकलना। दूसरा होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में डायाफ्राम ऊपर से नीचे होकर पीछे हटता है, पसलियां समानांतर हो जाती है और समानांतर होने के कारण फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। जब फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, उस समय फेफड़ों के अंदर का वायु दाब मान जो है वायुमंडलीय वायु दाब से 2 mmHg से 4 mmHg तक कम हो जाता है। ऐसे में वायुमंडलीय वायु नासिका, ग्रसनी, श्वासनाल से होते हुए फेफड़ों में जाकर के भर जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग इंस्पायरेशन, क्या कहेंगे इसको, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में वायु को बाहर निकालते हैं, इंस्पायरेशन में वायु को अंदर के तरफ इन करते हैं। ये प्रक्रिया को हम लोग ये श्वसन की क्रिया विधि कहते हैं। इस श्वसन की क्रिया विधि इन दो चरणों के अंदर जो है पूरी हुई, जिसमें हमने बताया एक्सपायरेशन में क्या बताया, बोलिए। इसमें हमने बताया कि डायाफ्राम नीचे से ऊपर उठकर पीछे जब हटता है, पसलियां तिरछी हो जाती है और उस पर फेफड़ों पर दाब बढ़ जाता है, आयतन घट जाता है, तो उसके अंदर का वायु दाब बढ़ जाता है। वायु दाब बढ़ने से फेफड़ों से वायु श्वसनिका, श्वासनाल, ग्रसनी से होते हुए मुख गोहिका के द्वारा बाहर की तरफ निकल जाता है। इस क्रिया को मैंने एक्सपायरेशन कहा। इंस्पायरेशन ठीक इसके उल्टा होगा। उस समय ये डायाफ्राम नीचे आ जाता है घिसक करके, पसलियां समानांतर हो जाती है, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। आयतन जब बढ़ेगा तो वायु दाब जो है उसमें कम हो जाता है। वायु दाब जब कम होगा, जो लगभग वायुमंडलीय वायु दाब से 2 से 4 mmHg कम होता है, उस पोजीशन में वो वायुमंडलीय वायु नासिका से, ग्रसनी, श्वासनाल से होते हुए श्वसनिका फेफड़े में जो है पहुंच जाता है। इस क्रिया को हम लोग ये इंस्पायरेशन कहते हैं।
ये श्वसन की क्रिया विधि मैंने बताया। अब श्वसन की क्रिया विधि में इसके बाद है आप लोगों को पढ़ना, हम शरीर के अंदर वायु को भरते और निकालते हैं। इस फेफड़े के अंदर वायु की कितनी रहने की क्षमता होती है, कितना निकालते हैं, कितना शेष उसमें बच जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है देंगे। वो सिलेबस में नहीं है कि फेफड़े का सामर्थ्य क्या है। देखिए, हम लोग श्वसन जब करते हैं तो श्वसन के क्रिया के दौरान जो वायु लेते हैं और वायु निकालते हैं, वो विनिमय होने वाली वायु की मात्रा 500 मिलीलीटर। कितना होती है? 500 मिलीलीटर। फेफड़े का सामर्थ्य में बोला, सामर्थ्य में विनिमय होने वाले वायु की मात्रा 500 ml होती है, जो हमेशा विनिमय होती है। दूसरे कंडीशंस में यह फेफड़ों के अंदर इस विनिमय के अतिरिक्त 1000 ml वायु जो है मौजूद रहता है। 1000 ml ये मौजूद रहता है। इसके बाद फेफड़ों को अधिक और फुलाएं, तो फुलाने के बाद 2500 से लेकर के 3000 ml ये जो है वायु, इसमें अधिक से अधिक और भर सकते हैं। इससे भरने के बाद कुल मात्रा लगभग इसका जो है 4500 ml ये सामर्थ्य हो जाएगा। यह कुल फेफड़ों के अंदर वायु को समाहित करने की सामर्थ्यता होती है, जो ये हमने 4 कंडीशनों में बताया कि विनिमय दर जो होता है वायु का फेफड़ों के अंदर वो 500 ml, उसके अतिरिक्त 1000 ml ये जो है फेफड़ों के अंदर बचता है। उस फेफड़ों के अंदर और अधिक सामर्थ्यता 2500 से 3000 ml तक रख सकते हैं, जिससे कुल मिलाएं तो इस फेफड़ों की सामर्थ्य जो है 4500 ml तक जो होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग इतने ml 4500 ml वायु को जो है भर सकते हैं। अब फेफड़ों के सामर्थ्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। कोशिकीय श्वसन की कौन कौन से चक्रण के द्वारा ये पूरा होता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। जीवों के अंदर कोशिका में भोजन के पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जाता है, उस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों के साथ साथ ऊर्जा की निकलने की प्रक्रिया यह कोशिका के अंदर होती है। यह कोशिका के अंदर होने वाली इस प्रक्रिया को ही हम लोग कोशिकीय श्वसन। ये जो मैंने बोला कि C6H12O6 plus 6O2 is equal to 6CO2 plus 6H2O plus ऊर्जा, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह ऊर्जा का उत्पादन कोशिकीय श्वसन में होता है। जो भोजन के
पोषक तत्व ग्लूकोज जैसे ही यह ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो है कोशिका में जाता है, वहां कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के उपरांत इसमें ऊर्जा उत्पादित होती है। जो ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया निम्न 3 चरणों में पूरी होती है। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल्स और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह 3 चरणों में पूरी हुई। पहला क्या मैंने बोला, ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड क्रेब्स साइकिल्स, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन 3 चरणों के अंतर्गत क्रमशः अलग अलग स्टेपों में ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है, जिसमें सबसे पहले जो है ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया यहाँ ग्लाइकोलाइसिस चक्रण में हम लोग पाएंगे। यहाँ पर ग्लूकोज सर्वप्रथम एटीपी के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर ये ग्लूकोज 6-फास्फेट बनाता है, 6-फास्फेट बनाता है। पुनः यहाँ इसका आइसोमेरेज होता है, यहाँ पर ये चेंज हो जाता है एडीपी में। पुनः यहाँ पर आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा ये जो है ग्लूकोज 6-फास्फेट फ्रक्टोज 6-फास्फेट में बदल जाता है। एंजाइम के माध्यम से फ्रक्टोज 6-फास्फेट पुनः जो है 3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में बदलता है। 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और इस सबसे अंत में 2-पाइरुपिन एसिड, यहां पर एटीपी पुनः चक्रण करके बनाता है एडीपी में। अब कुल जो है यहाँ 4 एटीपी बनता है, लेकिन 2 एटीपी का लाभ होता है और 2 एटीपी जो है रिसाइक्लिंग में चला जाता है। फिर से समझ लीजिए एक बार और पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, ग्लाइकोलाइसिस। कोशिकीय श्वसन की यह प्रथम चरण की प्रक्रिया होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका द्रव्य में या मैट्रिक्स में होने वाली प्रक्रिया है। इस जैव प्रक्रिया के अंदर उपापचय क्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु यह 6 एटीपी के द्वारा फास्फोराइलेशन करके ग्लूकोज 6-फास्फेट का निर्माण करता है, जिसका आइसोमेरेज होने के बाद फ्रक्टोज 6-फास्फेट में बदलता है। फ्रक्टोज 6-फास्फेट एंजाइमों के माध्यम से, एंडोज एंजाइम के माध्यम से एल्डिहाइड के रूप में फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड पुनः एंजाइम के माध्यम से एटीपी के साथ क्रिया करके अंत में 2-पाइरुविक एसिड का निर्माण करता है, जिसमें कुल 4 एटीपी बनते हैं और 2 एटीपी का प्रॉफिट होता है, 2 एटीपी इसमें रिसाइक्लिंग में चला जाता है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होती है। इस ग्लाइकोलाइसिस के बाद अब ये जो है दूसरा चक्रण हम लोगों का आएगा क्रेब्स साइकिल्स।
क्रेब्स साइकिल्स। क्रेब्स साइकिल्स में ये 2 पाइरुविक एसिड जो होता है, 2 पाइरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम, क्या बोला, एसिटिल को एंजाइम के माध्यम से ये क्रेब्स साइकिल्स में प्रवेश करता है, क्रेब्स साइकिल्स में प्रवेश करता है और ये सिट्रिक एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड जो है पुनः जो है आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड में बदल जाता है। आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदलता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये 4 जो है यहाँ पर NADP, NADP इंटू 2H का निर्माण करता है और 4 अणुओं में टूटता है। पहला है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। दूसरा होता है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। तीसरा होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। चौथा होता है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ऐसे ये चक्र के द्वारा, ये क्रेब्स चक्र इसको कहते हैं हम लोग, ये CREBS साइकिल्स। इस चक्र के द्वारा यहाँ 2 जगह 12 NADP, 12 NADP, 12 NADP यहाँ पर बदलेगा 2H, यहाँ पर 12 NADP 2H का निर्माण, कुल जो है 24 ATP का जो है निर्माण। एक बार देख लीजिए फिर से, हम दूसरा चक्र बोला, हम दूसरे चक्र में हमने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान बना अंतिम उत्पाद 2 पाइरुविक एसिड होता है। जो 2 पाइरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम के माध्यम से वह क्रेब्स साइकिल्स में प्रवेश करता है। यह भी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होती है और यह प्रवेश करके सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है, जो सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में बदल जाता है। आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदलता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पर एंजाइम के माध्यम से 4 अणुओं में टूटता है। पहला अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, दूसरा सक्सेनिक एसिड, तीसरा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, चौथा फ्यूमेरिक एसिड। ये 4 अणुओं में टूटते हैं, जहां ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास 12 NADP, फिर सक्सेनिक एसिड के ऊपर 12 NADP, 12 NADP, 24 अणु ATP का निर्माण होता है। इस चक्रण के बाद तीसरा चक्रण इसमें आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यह माइटोकॉन्ड्रिया के तीसरा चरण में बोल रहा हूं, यह माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्लियों में होने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें जो उसके प्रोटीन के कण होते हैं, वह प्रोटीन के कणों से कई इलेक्ट्रॉन एक साथ गुजरते हैं और गुजरने के बाद वह प्रोटीन के कण ही उन इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करके एटीपी के रूप में वह ऊर्जा को संग्रहित करने लगते हैं, जिसमें कुल 10
एटीपी ऊर्जा का 10 एटीपी का जो है निर्माण होता है। अतः इन सभी के बाद कुल बना कितना 4 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, 24 एटीपी क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा और 10 एटीपी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। कुल कितना हुआ 24 10 34 34 10 38 38 एटीपी ये कुल जो है ये बनते हैं। आपसे पूछा गया कि कोशिकीय श्वसन के उपरांत कुल कितने एटीपी बनते हैं, आप बोलेंगे 38 एटीपी अणु का जो है निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी, क्रेब्स साइकिल्स में 24 एटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 10 एटीपी, ऐसे कुल जो है एटीपी का निर्माण 38 एटीपी का जो है होता है। थोड़ा जटिल है आपका, ये संक्षेप में भी इसको लिख सकते हैं जिसमें अलग अलग है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का संक्षेप में हमने एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं इसको। हमने बोला प्रत्येक जीवों के अंदर भोजन के पाचन के बाद पहुंचा हुआ ग्लूकोज कोशिका के अंदर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा और उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जन करता है, जिसमें के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा निम्न 3 चरणों के माध्यम से पूरा होने के बाद वह ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला इसमें हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा बोला क्रेब्स साइकिल्स और तीसरा बोला ईटीएस अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट में हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या जीव द्रव्य कोशा द्रव्य के अंदर होने वाली प्रक्रिया होती है, जिस उपापचय में ग्लूकोज के पहला फास्फोरीकरण होता है, जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट पुनः फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फिर से एल्डिहाइड ग्रुप में फास्फोबेंजोएल्डिहाइड और इस क्रिया के अंत में 2 पाइरुविक एसिड के साथ 4 एटीपी का निर्माण होता है। इसको हम लोग संक्षेप में समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज अर्थात ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण इसका ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का समीकरण क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 2 ATP प्लस 2 NADP प्लस H3PO4 3 है 4 है। इसके बाद बनेगा CH3COCOOH, यही जो है पाइरुविक एसिड का सूत्र है। पाइरुविक एसिड प्लस 4 ADP प्लस NADP इंटू 2H प्लस यहाँ पर ये जो है H2 प्लस NADP पाइरुविक एसिड ADP NADP H2 ये जो है आपके बनने वाला समीकरण। एक समीकरण में ये हो जाए क्या हमने बोला ग्लूकोज से जो है 2 NADP 2 ATP 2 NAD प्लस 3 H3PO4 से पाइरुविक एसिड CH3COCOOH पाइरुविक एसिड का सूत्र है 4 ADP प्लस NADP इंटू 2H प्लस 4 ATP। ये इसका संक्षेप में पूरा इसका समीकरण मैंने बोल दिया एक साथ। दूसरा हमने बोला क्रेब्स साइकिल्स। क्रेब्स साइकिल्स क्या है इसके बारे में हमने बताया। ग्लाइकोलाइसिस
से बना सबसे लास्ट प्रोडक्ट 2-पायरुविक एसिड, ये क्रेब्स साइकिल्स में एसिटिल कोएंजाइम के माध्यम से प्रवेश करता है। और ये पायरुविक एसिड बनाता क्या है? सिट्रिक एसिड। क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। ये किसमें चेंज होता है? आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज होता है। आइसोसिट्रिक एसिड आर्जेलोएस्टिक एसिड में चेंज होता है। आर्जेलोएस्टिक एसिड यहाँ पर जब 4 अणुओं में टूटता है, पहला अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, दूसरा जो है सक्सेनिक एसिड, तीसरा मैलिक एसिड, चौथा फ्यूमेरिक एसिड। इसमें यहाँ टूटने के बाद 12 एमएडीपी 12 एमएडीपी के साथ 12 या 24 एटीपी का निर्माण करता है, जिसमें इस क्रेब्स चक्र के अंदर कुल टोटल 24 एटीपी अणु जो है ये बनते हैं। तीसरा मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स के अंदर होने वाली क्रिया, जिसमें एडीपी या उनके चक्रण के माध्यम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटीन के विभिन्न स्तरों से जब गुजरता है, तो वह गुजरा हुआ इलेक्ट्रॉन वह प्रोटीन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके वो अंत में एटीपी का निर्माण करता है, जिसमें कुल 10 एटीपी और का निर्माण होता है। अतः कुल एटीपी निर्माण होने का प्रक्रिया के बाद बना कितना? 38 एटीपी जो है ये बनते हैं। कितना एटीपी बना? 38 एटीपी। ये परीक्षा में ये सब चक्रण उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। टोटल बीच में ग्लाइकोलाइसिस से कितना बना, क्रेब्स साइकिल से कितना बना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कितना बना, ये सब जो है मेन है। आपको इसमें से 1-2 सवाल जो है पूछ देते हैं। छोटे सवाल पूछेंगे, इतना चक्रण जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने पूरा डिटेल्स आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेशन। श्वसन में हीमोग्लोबिन का महत्व हीमोग्लोबिन लाल बुधिक कणिकाओं में पाए जाने वाला एक लाल रंग का कणिका होती है, जिसकी संख्या पुरुषों में प्रति घन एमएम लगभग 50 से 55 लाख तक पाई जाती है, जबकि स्त्रियों में इसके अपेक्षा कम 45 से 50 लाख तक पाई जाती है। इस हीमोग्लोबिन को हम एचबी से डिनोट करेंगे। एचबी ये जो है श्वसन के उपरांत लिया हुआ ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करता है और क्रिया करके जो है एचबीओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी आबंध के साथ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहता है और जुड़ने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ऑक्सीजन को कैरी करके हर कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य यह हीमोग्लोबिन करता है, जिससे हर कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन समान रूप से यह वितरित हो जाता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य। दूसरा होता है हीमोग्लोबिन, यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया किया। सबसे पहले यहाँ पर H2O plus CO2 is equal to H2CO3 कार्बोनिक एसिड अर्थात हाइड्रोकार्बोनिल
का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बोनिल में यह कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके साथ होता है वह भी एक अनस्टेबल कंपाउंड्स बनाता है, अस्थायी यौगिक बनाता है, जो अस्थायी यौगिक के रूप में इस हीमोग्लोबिन के साथ ये क्या जुड़ा रहा है H2CO3 और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उन कोशिकाओं के अंदर लगभग कोशिका द्रव्य के प्लाज्मा में 23 से 30% की मात्रा, किसी किसी में 23 से 24% की मात्रा दिया है। ये अधिक सांद्रता होने के कारण वो इसके साथ संयुक्त हो जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन के साथ अनऑक्सीकृत तरह के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ के रूप में यह ब्लड सर्कुलेट होकर के लंग्स में चला जाता है, जो लंग्स में पुनः जो है श्वसन के उपरांत उस CO2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ऐसी प्रक्रिया में ये जो है हम लोगों के शरीर से CO2 को निस्तारण करने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। जो यह हीमोग्लोबिन इससे संबंधित है, कौन सी जैव क्रिया से संबंधित है? तो हम लिखेंगे श्वसन जैव क्रिया से संबंधित है। और ये श्वसन में यह ऑक्सीजन को कैरी कर हर कोशिकाओं तक पहुंचाना, हर कोशिकाओं से CO2 को निस्तारित करके फेफड़े तक ले आना का कार्य जो है हीमोग्लोबिन करता है। ये समीकरण देकर के आप समझाएंगे, ऐसे नहीं समझाएंगे, है ना? पहला फिर से एक बात सुन लीजिए। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लाल रंग की रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिसको हम Hb से दर्शाए हैं। यह Hb श्वसन से ली गई ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक अस्थायी बंध के द्वारा जुड़ा होता है, जो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ कैरी होकर के ऑक्सीजन प्रत्येक सेल के पास पहुंचता है और उस सेल में भोजन के साथ ऑक्सीकरण में भाग लेता है। पुनः ऑक्सीकरण के बाद से उस वहां पर CO2 की उत्पादन होती है, जो CO2 दूसरे चरण में हीमोग्लोबिन पहले जो है H2O, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म वहां के जीव द्रव्य में CO2 की सांद्रता 23 से 24% होती है, जो सबसे पहले जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिल एसिड बनाता है, हाइड्रोकार्बोनिल बनाता है, एसिड बनाता है। यह हाइड्रोकार्बोनिल एसिड जो है में कार्बन डाइऑक्साइड एक अस्थायी बंध के रूप में होता है। वह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। हाइड्रोकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक अस्थायी बंध के रूप में जुड़ा रहता है, जो श्वसन के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वह CO2 निस्तारित होकर के फेफड़े तक चला आता है। इस तरह से ऑक्सीजन को ले जाना सेल तक और सेल से CO2 को निस्तारित कर फेफड़े तक ले आने का कार्य ये हीमोग्लोबिन जो करता है। ये हमारे श्वसन जैव क्रिया से संबंधित होता है। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे ATP क्या है। ATP को जैव जगत का सिक्का क्यों कहते हैं, पूरा इसके बारे में जान लिया। ATP पूरा नाम एडिनो साइन ट्राई फास्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर
पेंटोस शुगर, इधर भी लिख सकते हैं OH, इसको इधर कर सकते, इसको ऊपर लिख सकते हैं एटीपी क्या है? एटीपी एडेनिन, इसको क्या कहेंगे? एडेनिन पेंटोस शुगर के साथ 3 फास्फेट, देख रहे हैं पीपीपी, 3 फास्फेट से मिलकर के बना हुआ अणु होता है। जब एक इसके साथ एक फास्फेट होगा तो इसको आप बोलेंगे AMP, एडिनोसाइन मोनोफास्फेट। जब यहां से 2 फास्फेट होगा तो इसको बोलेंगे ADP, एडिनोसाइन डाइफास्फेट। यहां से जब 3 होगा ये फास्फेट का मान तो आप बोलेंगे ATP, एडिनोसाइन डाइफास्फेट। ये तीनों फास्फेट भोजन के ऑक्सीकरण के बाद से जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा उच्च ऊर्जा बंधन ATP के रूप में संग्रहित होती है। इस ATP में एडेनिन, पेंटोस शुगर और फास्फेट बंध होते हैं, जिसमें ये यश के आकार का जो बांड बनाया है, ये बांड हाई एनर्जी लेवल को दर्शाता है, जिसमें पहले में 1700 किलो कैलोरी और दूसरे तीसरे में 7300 किलो कैलोरी एनर्जी संग्रहित रहती है। जैसे ही एक फास्फेट बॉन्ड इसमें टूटते हैं तो 7300 किलो कैलोरी एनर्जी जो है एक्साइट होकर के निकलती, जो ऊर्जा का उपयोग यह जीव अपने जैव एवं उपापचय क्रिया के लिए करता है। पुनः यह जब फास्फेट टूट गया तब ये जो है बदल जाता है किसमें? ATP चेंज हो जाता है यहाँ पर ADP, इसमें चेंज हो जाएगा ADP चेंज हो जाएगा। पुनः जो है इस फास्फेट अर्थात जो है इसके चक्रण जब चलती है तो यहाँ पर IP का जब लाभ होता है ADP के साथ पूरा जो है एक फास्फेट जब जुड़ता है तो जुड़ने के बाद यह ADP एक फास्फेट जुड़ करके ATP का निर्माण कर देता है। ऐसे चक्रण इसका सदैव चलता रहता है। ATP ADP में, ADP ATP में, ये चक्रण जो है लगातार इनका चक्रण चलता रहता है। इस चक्रण से यह ऊर्जा इधर उधर शरीर में अपव्यय नहीं होती, सेव रहता है। ये वैसे ही है जिस तरह से आपसे कह दिया गया कि आपको 2-3 लाख रुपया दे दिया जाए, यहाँ से बॉम्बे लेकर चले जाए, तो आपको तरह तरह का डर रहेगा, कहीं गिर न जाए, कोई पॉकेट मार जो है आपसे जो है वो छीन न ले, कहीं ले जाकर कहीं ये जो है दूसरा कोई जो है उसको जो झपट न ले। लेकिन उसी मनी को 2-3 लाख रुपया जो मैं बोला हूँ उसको चेक के रूप में परिवर्तन करना है तो सारी मनी उस चेक में इन्वॉल्व है और उसको आसानी से आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ले जा सकते हैं। उसी तरह से ये जितनी ऊर्जा जो है हम लोगों के शरीर के अंदर भोजन के ऑक्सीकरण के बाद से निकलती है, वह ऊर्जा इसी ATP रूपी चेक में संग्रहित रहती है और जब जब इसकी आवश्यकता होती है शरीर जो है अपने जैव उपापचय क्रिया के लिए इसके फास्फेट बंधों को तोड़ता है और तोड़ करके इससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके अपने जैव चक्रों को
चलाता रहता है। इसलिए इसको हम लोग जो है जय जगत का चेक या जय जगत का ये सिक्का बोलते हैं। कॉइन्स ऑफ ए बायो लाइफ के जो है ये जो है क्या है, कॉइन्स है, सिक्का है। इस सिक्का का यही कारण होता है। थैंक यू।